ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, this is Avinash Kumar, rank 17, UPSC Civil Services Examination 2022. So यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में विस्तार से बात करूँगा ताकि ये एस्पिरेंट कम्युनिटी को हेल्प करे। और सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। सो आई कम फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड माई इनिशियल स्कूलिंग हैपेंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ। आई स्टडीड इन श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर अप टू क्लास 10th and then I went to Chinmaya Vidyalaya Bokaro for my +2 studies, and after that I went to Jadavpur University Kolkata for my Bachelor of Engineering in Power Engineering. I graduated from there in 2019, and right after that I started working in Calcutta Electric Supply Corporation Limited. I worked there up to July 2020 and then resigned from my job and started preparing for the civil services examination. तो अगर हम बात करें कि मेरी मोटिवेशन क्या थी इस जर्नी में आने की, तो पहला तो यही था कि इंजीनियरिंग की जॉब मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी और मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था फॉर वॉट एवर रीजन्स। और सेकेंडली वो कोविड का भी समय था, देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंटल चर्निंग हैपनिंग इन एवरीबॉडीज़ माइंड, और मैं भी बहुत सारे फेजेस से गुजर रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर आप जब बिहार में पैदा लेते हो और वहाँ की सोसाइटी में आपकी अपब्रिंगिंग होती है तो सिविल सर्विसेज को लेकर एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। इस सर्विस को लोग बहुत ही एस्पिरेशनल वैल्यू की तरह लेते हैं, तो एक चाइल्ड के माइंड पे इसकी इम्प्रेशन बन जाती है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये 3 फैक्टर्स एक साथ एक्यूमुलेट होकर के मुझे इस दिशा में मोड़ने का काम किया। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही उस वक्त शुरुआत की थी जॉब छोड़ने के बाद, और अक्टूबर में उस समय मेरा पहला प्रीलिम्स था अक्टूबर 2020 में, और उसके पहले मैंने बस बेसिक NCERTs पढ़ी थी। मेरे पास हार्डली 2 से 3 महीने थे, तो मैंने बेसिक NCERTs पढ़ी और 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर लगाए थे और गया था। तो जाहिर है कि उस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना था, लेकिन मुझे लगा कि चलो इसी बहाने 2-3 महीने कम से कम अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। खैर मैं गया और उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर सेकेंड अटैम्प्ट मैंने दिया प्रीलिम्स का और अनफॉर्चुनेटली उस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर फाइनली थर्ड अटैम्प्ट में 2022 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों थ्रू हुआ और रैंक 17 आई। तो मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा और सोर्सेज के बारे में डिस्कस करूँगा, सो दैट जो स्टूडेंट्स इसे देख रहे होंगे उन्हें इससे बेनिफिट मिले। तो बात करते हैं पहले GS1 की। इसमें मेरे 113 मार्क्स आए हैं, 113, और सोसाइटी में मैंने विज़न के क्लास नोट्स लगाए थे और उसको देख करके मैंने अपने नोट्स बना लिए थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे, जिससे कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई थी। और मुझे लगता है कि विज़न के क्लास नोट्स इसके लिए सफिशिएंट हैं। आप मार्केट से कहीं से भी आप ले सकते हैं, ये वाइडली अवेलेबल है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी थी, और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा की जो ओल्ड NCERT होती है वो मैंने पढ़ी थी, और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की ओल्ड NCERT पढ़ी थी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए अगेन विज़न के नोट्स मैंने लगाए थे, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th की जो बुक होती है उसको पढ़ करके मैंने नोट्स बना लिए थे। ये ज़रूरी है कि आप सभी सब्जेक्ट्स के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं ताकि वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली बेनिफिट करे। अदरवाइज़ जो बुक की चीज़ होती है उसको मेंस के समय रिवाइज करने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम्स होते हैं। और ज्योग्राफी के लिए मैंने मृणाल सर के चैनल पर जो राज तनिल मैडम का वीडियो है वो पूरी सीरीज़ देखी थी मैंने, और वहाँ से मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। अब आते हैं GS2 की तरफ। GS2 में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो PDF आती है वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक मोबाइल ऐप भी आती है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप उसको पढ़ें ताकि आपको एक लीगल लैंग्वेज की समझ बढ़े कि कैसे लीगल लैंग्वेज में एक एक फ्रेज का इम्पोर्टेंस होता है, एंड उसके वजह से कैसे सारी चीज़ें उसका सारा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। तो आप वो करें।
गवर्नेंस के लिए आप अगेन विजन के क्लास नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, और जो सिलेबस में कीवर्ड्स हैं जैसे कि रोल ऑफ एनजीओ, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ये सब को आप गूगल पे सर्च करें, आपको काफ़ी नोट्स मिल जाएंगे उस पर, और उसमें से आप बेसिकली अपने 250 वर्ड्स के नोट्स बना लें ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए कॉन्साइज और शॉर्ट नोट्स हो जाएं। सोशल जस्टिस में जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस हैं जिसके कीवर्ड सिलेबस में भी मेंशन है, आप उसको गूगल पे सर्च करें और उसके लिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उसको आप अच्छे से गो थ्रू करें, तो उससे आपका काम बन जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंस होता है जो करंट अफेयर्स चल रही होती है उसका ही होता है, और इन सारे GS2 के ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए मुझे जो मैंने फोरम IAS से दिपिन सर की करंट अफेयर्स क्लासेस ली थी उससे काफ़ी मदद मिली। उसके वजह से जो करंट हैपनिंग्स हो रही थी अराउंड द वर्ल्ड उसको मैंने अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया अपने आंसर्स में, और उससे मेरा आंसर थोड़ा कंटेंट रिच हुआ। इकोनॉमी के लिए GS3 में इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर की नोट्स पढ़ी थी, और वहाँ से मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि मेंस के समय रिवीजन हो सके। उसके बाद फिर साइंस एंड टेक के लिए मैंने विजन के क्लास नोट्स को रेफ़र किया था, वो मार्केट में अगेन वो मिल जाती है, आप उसको रेफ़र करें और वहाँ से आप बार बार रिवीजन करके अपने नोट्स बनाना चाहें तो खुद से बना सकते हैं या फिर उसी को डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए आप शंकर IAS की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली दिया हुआ है सब कुछ, और वहाँ से आप अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपके लिए एक मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए यूज़फुल हो। सिक्योरिटी के लिए अगेन विजन IAS की नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी विजन IAS की नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही जो NDMA की प्रोविजंस हैं, जो एक्ट है और उसके अंदर जो अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश्ड हैं उस पर आप विशेष नज़र दें, और इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट में जनरली वही क्वेश्चंस आते हैं जो रीसेंट डिजास्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स आ जाता है या फिर क्लाउड बर्स्ट आ जाता है, इस तरह की। तो वो रीसेंट डिजास्टर्स में वो करंट अफेयर्स को आप फॉलो करते रहेंगे तो उसके वजह से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। GS4 एथिक्स में मैंने लुकमान IAS की नोट्स को रेफ़र किया था, और शुरुआत में हालांकि मैंने लेक्सिकन बुक को भी पढ़ा था, लेकिन फाइनली मैंने लुकमान IAS पर के नोट्स पर ही स्टिक करके और उसी के थ्रू मैंने उस सिलेबस को कवर किया। अब बात करते हैं मेंस के लिए टाइमलाइन की। मुझे लगता है कि आप सिलेबस को जितनी जल्दी कंप्लीट कर लें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपका सब्जेक्ट पे होल्ड बढ़ जाए, और आइडियली आप 3-4 महीने प्रीलिम्स से पहले अगर कंप्लीट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि आप कुछ आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर पाएँ। 1-2 टेस्ट एटलीस्ट आप लिख दें, और ताकि आपकी जो वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 3 महीने की गैप है उसमें आप ज़्यादा समय ना भी दें आंसर राइटिंग को, फिर भी आपका काम बन जाए। अगर एक अच्छे आंसर की बात करें तो मुझे लगता है एक अच्छे आंसर में जितने भी क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स एंड सब पार्ट्स हैं उसको उन सभी पार्ट्स एंड सब पार्ट्स को एड्रेस किया जाता है। फॉर इंस्टेंस इस बार की अगर आर्ट एंड कल्चर की एक क्वेश्चन अगर हम लें, जैसे कि ये पूछा था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर लायन एंड बुल फिगर्स के लिए आपको माइथोलॉजी को भी लेना है एक सेक्शन के रूप में, आर्ट को भी लेना है और फिर आर्किटेक्चर को भी लेना है। टोटल 3 सेक्शंस बनेंगे और उसमें 2-2 सब सेक्शन बनेंगे, लायन के लिए और बुल के लिए। यहाँ पर साथ ही आपको डायग्राम ड्रॉ करने का भी स्कोप है कि आप सारनाथ की लायन कैपिटल को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर रामपुरवा बुल को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर माइथोलॉजी में जब जाएँ तो नंदी जो लॉर्ड शिवा का वाहन है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, बस आपकी स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट ना करें तब तक आप आंसर राइटिंग मत लिखें, क्योंकि आपको वो एबिलिटी नहीं आएगी कि आप मल्टीपल डायमेंशंस को कनेक्ट कर पाओ और एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख पाओ। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो, और आइडियली जैसा कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो वो बेहतर है, और उसके बाद आप कुछ आंसर राइटिंग करके रख लो और बाकी आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो गैप है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आंसर राइटिंग पे काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि एग्ज़ाम में कौन सा पेन यूज़ किया, तो कई बार लगता है कि ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन विश्वास कीजिए कि जब आप मेंस में लिख रहे हैं और 3000 वर्ड्स लगभग लिखने होते हैं तो उस समय में आपके लिए 1-1 मिनट कीमती होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने पायलट V7 विथ कार्टेज यूज़ किया था। इसकी फ़्लो काफ़ी अच्छी होती है और इससे आप अपना समय बचाते हुए लिख सकते हैं अच्छे आंसर्स, और ठीक ठाक इसकी इम्प्रेशन भी आ जाती है पेज पर, क्योंकि इसका थोड़ा निब मोटा है तो वो पेज जो है भरा भरा सा दिखता है, तो लगता है कि आपने मतलब आंसर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं, जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स। एक क्वेश्चन आता है कि आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहिए या पॉइंटर्स फॉर्म में।
तो मुझे लगता है कि पॉइंटर्स फॉर्म जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपका आंसर कंटेंट रिच हो पाएगा। और पैराग्राफ फॉर्म में ज़्यादातर क्या होता है कि हम 2-3 पॉइंट्स को ही अननेसेसरीली ज़्यादा एलेबोरेट कर देते हैं, और कहने के लिए तो हमारा आंसर 2-3 पन्ने का हो जाता है, लेकिन उसमें कंटेंट अगर देखा जाए तो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए आप पॉइंट फॉर्म में ही लिखने की आदत डालिए, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख पाएँ और कंटेंट रिच आंसर लिख पाएँ। सबसे बड़ी जो मिथ है आंसर राइटिंग को लेकर के, वो ये है कि आपके हर आंसर परफेक्ट होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर देखें तो 20 क्वेश्चंस में जीएस के 10 क्वेश्चंस ही आप अच्छे से लिख पाओगे, अच्छी क्वालिटी के लिख पाओगे। बाकी 6-7 क्वेश्चंस आपकी एवरेज क्वालिटी की होंगी और 3-4 क्वेश्चंस काफ़ी पुअर क्वालिटी की होंगी। लेकिन अगर आप पहले से ये माइंडसेट बनाकर जाते हो कि मुझे परफेक्ट आंसर लिखना है, तो आप कभी आंसर राइटिंग की शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। साथ ही आप एग्ज़ाम में भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो 14-15 क्वेश्चंस ही अच्छे से लिख पा रहा हूँ। तो एनीवे, मुझे लगता है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, लेकिन साथ ही आपको अपने पेपर कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। अगर पेपर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो एक एवरेज आंसर और गुड आंसर में बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो उसके वजह से आपके जो ओवरऑल स्कोर आएंगे वो काफ़ी कम आ सकते हैं। अब बात करते हैं नोट मेकिंग की। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि डिजिटल नोट्स बनाना चाहिए या पेपर पेन बेस्ड नोट्स बनाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि पेपर पेन बेस्ड नोट्स ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अंततः आपको एग्ज़ाम में भी तो पेपर पे ही लिखना है, और इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंसाइज नोट्स बनाइए, कीवर्ड बेस्ड नोट्स बनाइए, ताकि आप उसको ईजिली रिवाइज कर सकें। एक नोट्स ऑफ नोट्स फॉर्मेट जो काफ़ी प्रचलित होता है, वो मेंस के समय काफ़ी यूज़फुल होता है। जो वो 3-4 दिन जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम होता है, उस समय में आप उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ताकि वो पॉइंट्स आपको याद रहे और आप उसको रेप्लिकेट कर पाएँ ओरिजिनल एग्ज़ाम में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैनेजिंग आवर टाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। आई थिंक वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कि अगर मुझे 8 घंटे की पढ़ाई करनी है तो वो 8 घंटे कभी भी हो जाएं। अगर आप फिक्स शेड्यूल ना भी रख पाते हो, अगर किसी दिन आप लेट से भी उठते हो या फिर रात को ही पढ़ाई करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 8 घंटे मिनिमम स्टडी आप रखो नॉर्मली ऑन एन एवरेज, और एग्ज़ाम के समय में ये 10-12 घंटे हो सकते हैं। हालांकि कई ऐसे दिन होंगे जब आपको एकदम पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो उस दिन आप मिनिमम 3 से 4 घंटे तो आप उस दिन भी पढ़ ही लो, क्योंकि अगर आपकी एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो पता चला कि वो एक दिन का जो गैप था वो 7 दिन का गैप बन जाता है। तो आप 2-3 घंटे मिनिमम उस दिन भी पढ़ लो जिस दिन आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। एक डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं। आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज को रेफ़र मत करो। हाँ, ये हो सकता है कि इनिशियली आप कई सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हो, लेकिन फाइनली आप किसी एक सोर्स पे स्टिक कर जाओ, और नहीं तो कम से कम वो जिन सोर्सेज को आपने रेफ़र किया उससे अपने एक नोट्स बना लो और उस पर फिर आप स्टिक कर जाओ। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड हेयर। यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टेड मत हो, क्योंकि इफ़ यू आर हेयर टू डू समथिंग देन फोकस योर एनर्जी टाइम ऑन दैट ओनली। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप इधर उधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड ना हो, वरना ये जर्नी लंबी हो जाएगी। आप 2 साल सोचकर 3 साल सोचकर आएंगे और ये 5-6 साल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही अगर इनिशियल सेटबैक्स मिलते हैं तो डोंट लूज योर हार्ट। कभी कभी होता है कि चीज़ें ज़्यादा समय लेती हैं, तो जैसे मेरे केस में भी मैंने 2 बार प्रीलिम्स में सेटबैक्स फेस किया था, तो आपको उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप एंड देन अगेन प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम विद द सेम स्पिरिट, अदरवाइज यू विल लूज़ द इंटरेस्ट हाफ वे, और फिर आपकी तैयारी अच्छे से हो नहीं पाएगी, और फिर आप कहने को तैयारी में इंगेज भी होंगे और आपका समय भी बीत रहा होगा, लेकिन फाइनली आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। मेरा इंटरव्यू 5वें दिन ही था, तो मुझे ज़्यादा समय मिला नहीं प्रिपरेशन के लिए। खैर, मैंने 2-3 मॉक्स दिए थे, और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बी मोर ऑथेंटिक, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बी योर सेल्फ। आप किसी और को इमिटेट करने की कोशिश मत करो, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसी को एक्सप्रेस करो। और हाँ, उसमें आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ों को एसेंचुएट किए जा सकती हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ी घटाई जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो वो आप मॉक टेस्ट से आपके फीडबैक जो आएंगे उसको लेकर के आप थोड़ी बहुत उसमें फेरबदल कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी ऑथेंटिक। एक क्वेश्चन आता है कि डेली आप एनर्जेटिक फील करने के लिए, फ्रेश फील करने के लिए क्या करते थे? तो आप ज़्यादा इसके विषय में मत सोचो। आप नेचुरली नॉर्मली एक वॉक कर सकते हो शाम के समय में किसी पार्क में, या फिर कोई ओपन एरिया आपके आसपास हो तो 30 मिनट 1 घंटे का एक वॉक कर लो, वही सफिशिएंट रहेगा। आप गाना वगैरह सुन सकते हो कुछ, बट ज़्यादा आप मूवी वगैरह मत देखो, क्योंकि उसमें फिर 3 घंटे निकलेंगे, फिर उसके बारे में सोचने में 2-3 घंटे निकलेंगे, तो वो करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। हाँ, कभी कभी इफ़ यू वांट टू वॉच सम मूवी देन यू कैन डू इट, बट लिमिटेड। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कोचिंग नेसेसरी है या नहीं। मुझे लगता है कि
इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन इट इज़ सर्टेनली हेल्पफुल कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हों तो मुझे लगता है कि आप कोचिंग ले लें, और अगर रिसोर्सेज नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिना कोचिंग के भी कई लोगों ने पास्ट में इसको क्लियर किया है इस एग्ज़ाम को, और आगे भी करते ही रहेंगे। फाइनल क्लोजिंग रिमार्क में बात करते हैं कि एडवाइस टू एस्पिरेंट्स, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले है कि आपको अपनी ड्रीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रीम। आपने अगर सोचा है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको सब कुछ जो रिक्वायर्ड है वो आपको देना होगा इस एग्ज़ाम के लिए। अगर कुछ सेक्रीफाइसेस भी लगते हैं तो वो भी आपको करना ही होगा। सो इट इज़ योर ड्रीम, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रीम। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप पहले से सोच लोगे कि मेरा नहीं होने वाला है तो नहीं ही होगा, और अगर आपको ये यकीन है कि आप अच्छा करोगे एक दिन, और उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो और पेशेंस दिखाते हो, तो मुझे लगता है कि एक दिन आपके जो हार्ड वर्क हैं वो रिवॉर्डेड होंगे, और आप लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।